ये कहानी एक चालाक महिला की है जो अपने पति के सारे पैसे चुरा कर भाग जाती है और बाद में अपने पति को मारने के लिए एक पराये मर्द से अफेयर का नाटक करती है ताकि उससे अपना काम कराया जा सके। अब वो अपना काम करा पाती है या नहीं और उसके साथ क्या होता है, इसे जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आज हम बात करेंगे 1994 में आई फिल्म द लास्ट सिडक्शन के बारे में। इस फिल्म को स्टीव ब्रंस्किक ने लिखा है और इसके डायरेक्टर हैं जॉन दहल। इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। पहला ब्रिजेट ग्रेगोरी, जिसका किरदार लिंडा फ्योन्स्टीन ने निभाया है। दूसरा क्ले ग्रेगोरी, जिसका किरदार विलियम पुलमैन ने निभाया है। क्ले और ब्रिजेट पति पत्नी हैं। और तीसरा है माइक स्वेल, जिसका किरदार पीटर्सबर्ग ने निभाया है। ब्रिजेट ग्रेगोरी न्यूयॉर्क सिटी में एक टेली मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर है। ब्रिजेट ग्रेगोरी एक महत्वाकांक्षी महिला है। वो थोड़े से खुश होने वाली पर्सनालिटी नहीं है। वो इंडिपेंडेंट और अमीर जिंदगी जीना चाहती है। उसके पति का नाम क्ले ग्रेगोरी है, जो कि एक ट्रेंड डॉक्टर है। उसने कुछ समय पहले लोकल मनी लेंडर से $1 लाख का बड़ा कर्ज उठाया था, जो आज के एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। अब इतने बड़े लोन को चुकाने के लिए फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन मनी लेंडर को किसी भी हाल में पैसे चाहिए होते हैं। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मनी लेंडर लोन ना चुकाने पर लोगों के अंगूठे तोड़ने के लिए मशहूर है। चूंकि क्ले के पास पैसे नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में पैसे तो चुकाने हैं, इसलिए क्ले फार्मास्यूटिकल कोकीन की एक बड़ी खेप हॉस्पिटल से चोरी करता है और उसे लोकल ड्रग डीलर्स को बेचता है। ऐसा करने पर उसे करीब $7 लाख मिलते हैं, जो आज के हिसाब से करीब 7 करोड़ रुपए के बराबर है। इतने पैसे उसके सारे प्रॉब्लम दूर कर सकती है। मनी लेंडर को पैसे चुकाने के बाद भी इतने पैसे बचेंगे कि क्ले और ब्रिजेट न्यूयॉर्क में रहते हुए एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। ड्रग डीलर्स से ड्रग की डीलिंग उसने अपनी जान दांव पर लगाकर की है। ड्रग्स डीलर अपने धंधे में नए लोगों को अच्छे से पहचानते हैं। वो उन्हें लूट सकते हैं, पैसे देने के बदले जान से मार सकते हैं, सारा ड्रग्स हथिया सकते हैं। इन सब रिस्क के बावजूद क्ले सक्सेसफुली उनसे डीलिंग करने में कामयाब हो जाता है। क्ले ड्रग्स के बदले मिले पैसे $7 लाख अपने शर्ट के अंदर खोस कर घर लाता है, क्योंकि ड्रग्स डीलर ने उसे कोई बैग नहीं दिया था। जब वो घर पहुंचता है, ब्रिजेट बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार करती है और उसे अपने शर्ट में सारे पैसे खोस कर लाने पर उसकी इंसल्ट करती है और उसे इडियट कहती है। इससे क्ले को बहुत गुस्सा आता है। बिना सोचे वो ब्रिजेट को जोर का तमाचा लगाता है। हालांकि इसके लिए वो तुरंत खेद भी जताता है, पर ब्रिजेट उसे माफ करने वाली नहीं है। क्ले का ब्रिजेट को थप्पड़ मारना उसके बर्दाश्त के उस लिमिट को तोड़ देता है जो उसे क्ले के साथ रहने के लिए रोक रहा था। जब क्ले नहाने के लिए बाथरूम जाता है, ब्रिजेट उसके सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। उसने पैसे लेकर भागने का पहले से कोई प्लान नहीं बनाया था। ये सब थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने अचानक से ही किया था। ब्रिजेट न्यूयॉर्क से शिकागो जाना चाहती है, पर मंजिल के बीच में वो एक बार में ड्रिंक्स करने के लिए रुकती है। यहाँ उसकी मुलाकात माइक स्वेल नाम के एक आदमी से होती है, जो उसके लिए ड्रिंक बाय करता है। जल्दी ही माइक से उसकी दोस्ती हो जाती है और वो उस रात माइक के साथ गुजारती है। ये क्ले के लिए महज एक प्लेजर नाइट है और 1 नाइट स्टैंड से ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे वो प्लान बनाती है कि वो कुछ समय के लिए इसी शहर में गुजारेगी, जब तक कि वो अपने पति से डाइवोर्स न ले ले। ब्रिजेट अपने वकील को संपर्क करती है और अपने पति क्ले से डाइवोर्स लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहती है। इस दौरान वो बफलो में ही एक स्टेट इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर की नौकरी कर लेती है। यहाँ वो अपना नाम वेंडी क्रोय बतलाती है। असल में उसने न्यूयॉर्क के न्यू शब्द को उलटकर वेंडी बना लिया है और यॉर्क को उलटकर क्रोय बना दिया है। अब उसका नाम ब्रिजेट ग्रेगोरी के बजाय वेंडी क्रोय है। संयोगवश बीमा कंपनी में उसकी मुलाकात फिर से माइक स्वेल से हो जाती है। वो भी इसी कंपनी में काम करता है। माइक स्वेल एक सीधा साधा आदमी है। उसका पालक कभी भी वेंडी जैसी चालाक औरत से नहीं पड़ा है। वो उसे इस तरह मैनिपुलेट करती है कि उसे पता भी नहीं चलता है कि कब वो उसके प्यार के झांसे में पड़ गया है। शुरू में तो उसे लगता है कि वो केवल वेंडी के लिए एक सेक्स ऑब्जेक्ट है और वो बस खुद को शांत करने के लिए उसे संबंध बनाती है। माइक असल में वेंडी के बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है और न्यूयॉर्क छोड़कर बोस्टन में क्या कर रही है। वो वेंडी के बारे में जानना चाहता है ताकि भविष्य में वो वेंडी के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सके। वो इस रिलेशन को टाइम पास तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है। माइक एक इमोशनल पर्सन है और उसके साथ सीरियस है। अगर उसे उसका एडवांटेज लेना है तो ऐसा उसके साथ टाइम पास रिलेशन मेंटेन करके तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो उससे प्यार करने का नाटक शुरू करती है। वेंडी उसे जताती है कि वो उससे ना सिर्फ प्यार करती है बल्कि उसकी दीवानी है। वो स्टिक नोट में हार्ट शेप बनाकर उसमें माइक और अपना नाम लिखती है और उसे ऐसी जगह पर प्लेस करती है जहाँ की माइक उसे आसानी से देख सके। माइक को काबू करना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। एक दिन माइक अपने एक बीमा क्लाइंट के बारे में उसे यूं ही रैंडमली बतलाता है कि कैसे उसके हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट से यह पता चला कि उसने 3 अलग अलग क्रेडिट कार्ड इशू कराए थे, जो 3 अलग अलग महिलाओं के नाम पर ऑथराइज्ड थे और इसमें से कोई भी उसकी पत्नी नहीं थी। वो अपनी पत्नी से चीटिंग कर रहा था। वो भी एक नहीं बल्कि 3 लड़कियों से उसके अफेयर थे। उसने एक अपार्टमेंट भी खरीदा था, लेकिन इन सब के बारे में उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं पता था। जब वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया तो उसकी पत्नी को बीमा की काफी अच्छी खासी रकम मिली। तब उसकी पत्नी को पता नहीं था कि उसने इतनी बड़ी बीमा राशि करा रखी है और ना ही उसे ये पता था कि उसका 3 लड़कियों के साथ अफेयर था। उसने उसे बतलाया कि अगर उसे पता होता कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है
और उसने अपने नाम इतनी बड़ी बीमा राशि करा रखी है तो वो 1 साल पहले ही अपने पति को मार देती। जब वो ये किस्सा वेंडी को बतला रहा था, वेंडी के दिमाग में एक आइडिया जन्म लेता है। वो कहती है कि हमें क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट के आधार पर एक लिस्ट बनानी चाहिए और ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो अपनी पत्नी के बजाय किसी दूसरी महिला के नाम पर कार्ड ऑथराइज्ड कराते हैं। ऐसा करने पर उन्हें ये पता चल जाएगा कि कौन अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, और अगर उस आदमी के नाम पर अच्छी खासी बीमा पॉलिसी की गई हो तो वे उसकी पत्नी को उसके अफेयर के बारे में बतला देंगे, और अगर वो उसके बदले अपने पति को मरवाने के लिए राजी हो जाए तो हम उसके पति को मारने का जिम्मा ले लेंगे और उसके नाम पर जो भी बीमा कवर मिलेगा उसका 50-50% उसकी पत्नी से बांट लेंगे। चूंकि माइक एक अच्छा आदमी है, वो किसी का मर्डर करने के लिए राजी नहीं होता है। ये उसके लिए एक नैतिक सवाल है। वो महज पैसे के लिए किसी की हत्या नहीं कर सकता है। वो वेंडी को उसके इस प्लान में साथ नहीं देने वाला है। वो ये साफ कर देता है। उस रात वेंडी उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। ये पहली बार था जब वो माइक के बारे में कुछ जानना चाहती है। माइक बतलाता है कि उसका नाम ट्रिस था और वो उसके जीवन की गलती थी। वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था। दोनों में डाइवोर्स हो चुका है। वो उसे याद भी नहीं करता है। वो उसके जीवन की सबसे कड़वी याद है। बफलो से दूर न्यूयॉर्क में ब्रिजिट यानी वेंडी का हस्बैंड क्ले, उसने उसका पता लगाने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया है। चूंकि ब्रिजिट अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहती है, वो एक दिन क्ले को फोन करती है और उसे उसके लोन और इंटरेस्ट चुका देने का वादा करती है। बदले में वो उसे तलाक दे दे, लेकिन क्ले को पूरा पैसा चाहिए। वो ब्रिजिट का फोन ट्रेस कराता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव हार्लेन को उसके पास भेजता है। हार्लेन गन पॉइंट पर ब्रिजिट को पैसे के साथ न्यूयॉर्क लेकर आने वाला है। कार में ब्रिजिट हार्लेन को सीड्यूस करती है और उसे अपना पैंट उतारने के लिए मजबूर करती है। असल में वो उसका सीट बेल्ट खुलवाना चाहती है। जब वो सीट बेल्ट खोलता है, वो एक पोल से कार टकरा देती है, जिससे प्राइवेट डिटेक्टिव हार्लेन सामने का शीशा तोड़कर बाहर जा गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हार्लेन की मौत के बाद क्ले एक और डिटेक्टिव को हायर करता है जो कि लोकल है और हमेशा ब्रिजिट के घर के बाहर अपने कार में बैठकर उस पर नजर रखता है। क्ले ये मेक श्योर करना चाहता है कि कहीं ब्रिजिट बिना पैसे दिए वहां से कहीं भाग न जाए। फोन पर क्ले से बात होने पर वो कहती है कि वो 1 सप्ताह में उसके सारे पैसे लौटा देगी, बस वो उसे तलाक दे दे। ब्रिजिट जहां भी जाती है, प्राइवेट डिटेक्टिव उसे फॉलो करता है। इसलिए जब वो माइक की पत्नी ट्रिस से मिलने जाती है, प्राइवेट डिटेक्टिव के कार को पंचर कर देती है, जिससे कि वो उसका पीछा न कर सके, और वो ये सब बड़ी चालाकी से करती है। प्राइवेट डिटेक्टिव को पता ही नहीं चलता है। जब वो माइक की पत्नी ट्रिस से मिलती है तो उससे ये बात पता चलती है कि ट्रिस असल में एक ट्रांसजेंडर है, और जब माइक की शादी उससे नहीं हुई थी तब तक माइक उसे एक लड़की समझता था। यही वजह है कि माइक ट्रिस से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता है, क्योंकि उसे ट्रांसजेंडर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी शादी उसके जीवन की सबसे कड़वी याद है। उस रात जब वो माइक से मिलती है, माइक को कहती है कि वो फ्लोरिडा गई थी और उसने लांस कोलियर नाम के एक आदमी को मार दिया है जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। उसकी पत्नी को इंश्योरेंस कवर के नाम पर काफी पैसे मिले हैं। उसकी पत्नी ने उसे इस काम के अच्छे पैसे दिए और वो अपने पति से चुराए हुए पैसे माइक को दिखलाती है और कहती है कि ये काम उसने हम दोनों के लिए किया ताकि दोनों एक साथ अच्छी जिंदगी जी सकें। असल में उसने किसी का मर्डर नहीं किया है। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि माइक को अपने पति का मर्डर करने के लिए राजी किया जा सके। वो चाहती है कि क्ले को माइक के हाथों मरवा दे। उसने अपने पति क्ले का परिचय एक रैंडम आदमी के रूप में उससे कराया है, जो कि न्यूयॉर्क में एक टैक्स लॉयर है और अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, और उसकी पत्नी भी उसे मरवाना चाहती है। वो माइक को कहती है कि उसने अपने तरफ से अपने प्यार को साबित कर दिया है। अब उसकी बारी है कि वो भी टैक्स लॉयर को मारकर अपने प्यार को साबित करे। शुरू में तो माइक ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन अब ब्रिजिट के पास उसकी सबसे कमजोर नस हाथ लग चुकी है। वो ट्रिस के नाम से माइक को एक चिट्ठी लिखती है कि वो जल्दी ही बोस्टन आने वाली है और माइक से मिलेगी। जब माइक को ये चिट्ठी मिलती है, माइक के होश उड़ जाते हैं। वो जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़कर वहां से जाना चाहता है। वो ब्रिजिट का काम करने के लिए अब राजी हो जाता है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर ब्रिजिट माइक को क्ले का अपार्टमेंट दिखलाती है और उसे मर्डर करने के लिए बतलाए उसके हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करने के लिए कहती है, जिससे कि कोई गलती ना हो। आखिर में माइक के लिए ये पहला मर्डर जो था, काम हो जाने के बाद उसे कमरे का लाइट बुझा देना है। यही काम के हो जाने का सिग्नल होगा। माइक हर एक स्टेप फॉलो करता है और क्ले को हथकड़ी पहना देता है, उसके मुंह पर कपड़ा बांध देता है और अब उसे क्ले के सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश करना है, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर देनी है। पर माइक बेचारा सीधा साधा आदमी है, वो ऐसा नहीं कर पाता है। उसके नैतिक मूल्य किसी को हत्या करने से उसे रोकते हैं। तब वो फ्रस्ट्रेट होकर वेंडी का नाम लेता है। माइक द्वारा वेंडी का नाम लेने से क्ले समझ जाता है कि उसे ब्रिजिट नहीं मारने के लिए भेजा है। असल में क्ले ने पहले ही ये फिगर आउट कर लिया था कि अगर ब्रिजिट अपना नाम बदलेगी तो वो अपना नाम वेंडी क्रोय ही रखेगी, क्योंकि उसे शहरों के नाम उलटकर लिखने का अजीब शौक है। क्ले जल्दी से उसकी और ब्रिजिट की तस्वीर की तरफ इशारा करता है और क्ले माइक को सब कुछ बतला देता है। माइक ये जानकर हैरान है कि उसने कैसे मैनिपुलेट किया, उसे बेवकूफ बनाया। उसने माइक को अपने बारे में एक भी बात सच नहीं बतलाई है। चूंकि क्ले ब्रिजिट के रग रग से वाकिफ है, लेकिन वो भी ये जानकर थोड़ा हैरान है कि वो इतनी बड़ी सोशियोपैथ हो सकती है कि उसे मारने के लिए इतना कुछ कर सकती है।
क्ले माइक से पूछता है कि काम होने के बाद का सिग्नल क्या है। क्ले को लगता है कि काम होने के बाद वो सारा आरोप माइक पर मढ़ देगी और खुद ऐश की जिंदगी जिएगी। जब माइक कमरे का लाइट बंद करता है तब ब्रिजेट कमरे में आती है। जब वो देखती है कि माइक ने क्ले को नहीं मारा है और उसे उसके बारे में अब सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे उसने उसे बेवकूफ बनाया और उसे अपने ही पति की हत्या करने के लिए सेट किया, तो वो अपने पति क्ले को अपने हाथों से खुद मारती है। चूंकि क्ले के हाथ और पैरों में हथकड़ी लगी हुई है, वो कहीं भाग नहीं सकता है। ब्रिजेट उसके मुंह में पेपर स्प्रे डालकर पूरा पेपर स्प्रे खाली कर देती है। इससे पहले कि माइक उसे ऐसा करने से रोक पाता, क्ले का दम घुटने लगता है और वो जल्दी ही मर जाता है। बाद में ब्रिजेट कमरे में माइक को उसके साथ सेक्स करने के लिए उकसाती है और उसके साथ रेप फैंटेसी एंजॉय करना चाहती है। जब माइक ऐसा करने से मना कर देता है, वो उसकी पत्नी ट्रिस का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाती है, जो उसे उससे रफ सेक्स करने के लिए उकसा देता है। सेक्स के दौरान वो पुलिस इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल लगा देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे एक इंट्रूडर घर में घुस आया है और उसने उसके पति की हत्या कर दी है और उसका रेप कर रहा है। पुलिस फोन ट्रेस करके तुरंत मौके पर पहुंचती है और माइक को क्ले ग्रेगोरी की हत्या और ब्रिजेट ग्रेगोरी का रेप करने के आरोप में अरेस्ट करती है। माइक ऐसी स्थिति में पकड़ा गया है कि सारे एविडेंस उसके खिलाफ हैं। वो पूरी उम्र जेल में काटने वाला है। उसके पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म को IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म का बजट था $2.5 मिलियन और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी लगभग $6 मिलियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें।